वो खराब हो गया। चलिए वीडियो ऑन हो गई, आप लोग बैठे। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि जनाब हम ये जो झक मारें, इतनी मेहनत करें, क्योंकि अब दुनिया बहुत फास्ट हो गई, हर आदमी जो भी काम कर रहा है, अब आप YouTube देख भी रहे हैं तो उसके भी पैसे मिल रहे हैं आपको, आप फेसबुक की वीडियोस भी देख रहे हैं तो उसके भी पैसे मिल रहे हैं आपको। तो इस दौर में जहां पर हमें हर चीज के पैसे मिल रहे हैं और हमें हर चीज के पैसे मिलने हैं और हम हर चीज के पैसे बनाना चाहते हैं, पैसे बहुत जरूरी हो गए भाई। पेट्रोल जो है वो 300 कितने 26 का हो गया, तो हमें पैसे चाहिए। हम सारी मेहनत जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो भाई अभी मैं जापानी सीखना शुरू करूंगी। जापानी सीखने का क्या, कोई पेट में दर्द हो गया मेरे अचानक कि मुझे जापानी सीखनी है, या कोई इल्हाम हो गया मुझे जापानी सीखनी। जापानी सीखने का फायदा क्या है? जापानी सीखने का फायदा यह है कि जापानी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। अब हर आदमी, तो फिर आप कहेंगे भाई तो चाइनीज जब दूसरी बड़ी इकोनॉमी है या अमेरिका पहली बड़ी इकोनॉमी है तो इंग्लिश सीख लो। तो इंग्लिश तो सबको आती है, आपकी जरूरत ही नहीं, हर आदमी अंग्रेजी बोल रहा है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जा रही है। तो भाई चाइनीज सीख लो, वो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइनीज क्यों ना सीखें हम? इसका जवाब भी मैं दे चुका हूं कि चाइनीज की प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम उनके लिए तो फायदेमंद है, हमारे लिए प्रॉब्लम है कि चाइनीज जो है उसको इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। वो उल्टी पुल्टी अंग्रेजी बोल के मी नो भाई, नो नो टू एक्सपेंसिव, नो नो मी नो गो, ओके यू कम मी गो, वो इस तरह से उल्टी पुल्टी अंग्रेजी बोल के अपना काम चला लेता है, इंटरप्रेटर रखता ही नहीं है। अच्छा, अगर इंटरप्रेटर रखता भी है तो चाइना ने एक पॉलिसी चलाई हुई है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट वीजे पे आओ, और बड़ा आसानी से देते हैं वो स्टूडेंट वीजा। 4-4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी आप खर्च करें, जाके 4 साल वहाँ पे रहें, वो आपको रिहाइश भी देंगे, खाना पीना भी देंगे और भी बहुत कुछ देंगे। बकौल हमारे अशफाक भाई के थाई मसाज भी हो सकता है देते हो, तो वो जो है अपना वो सब कुछ देते कि वो कहते हैं बस हमारी जापानी जुबान, हमारी चाइनीज सीखो और जाओ दुनिया में काम करो हमारे लिए। अच्छा, चाइना की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि 1.5 अरब की आबादी है, तो ऐसा नहीं है कि हम चाइना जाएं और हम कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करें। चाइनीज बेचारे खुद अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए दुनिया में निकले हैं। तो आप जाते हैं, 4 साल चाइनीज सीखते हैं सब कुछ, और चाइनीज दुनिया की मुश्किल तरीन जुबान है, तो आप 4-5 साल 6 साल लगा के चाइनीज सीखते हैं। उसके बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो पता चला कि आपसे पहले बहुत से लोगों ने सीखी हुई है। देखिए दुनिया चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड नहीं है, चाइनीज जो है वो खुद ही अंग्रेजी बोल लेता है। अगर उसको इंटरप्रेटर चाहिए भी होता है तो उसको मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि बेतहाशा लोग चाइनीज सीख रहे हैं, और क्योंकि उसने फ्री किया हुआ। पाकिस्तान में अगर कल को ऐड लगा दूं, अपने बोर्ड लगा दूं अपने ऑफिस के बाहर कि मुझे चाइनीज इंटरप्रेटर चाहिए, कम से कम 1000 आदमी खड़ा होगा। और क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है तो कहेगा यार 30,000 में भी रख लूँ, सर आप मुझे बस रख लो, मैं वो दे दीजिएगा, जो भी आपको चाहिए वो दे, क्योंकि हर साल हजारों स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं और हजारों पढ़ के वापस आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में कोई खपत नहीं हो पा रही तो वापस आना पड़ता है उनको। तो डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए चाइनीज इंटरप्रेटर मुझे अगर बहुत अच्छे से अच्छा इंटरप्रेटर मिलेगा 60,000 70,000 में मुझे बेहतरीन इंटरप्रेटर मिल जाएगा, वो जो 6 साल वहाँ से पढ़ के आया होगा। तो जो आप यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, कितना भी आप अच्छी मेहनत से पढ़ लें, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते जो वहाँ पे पढ़ के आए, क्योंकि तो जब चाइनीज माहौल में रहा है तो उसको जो उसकी फ्लुएंसी है वो आपकी नहीं है, तो लिहाजा उस पर मेहनत करना बेकार है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आप उसमें जगह नहीं बना सकेंगे, मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। जैपनीज ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि जैपनीज जो है वो गलत इंग्लिश नहीं बोलना चाहता। जैपनीज जो है बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, आपको तो पता ही है कि जैपनीज जो बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, वो हर काम में जब तक बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए वो उससे मुतमईन नहीं होते। तो जैपनीज बड़ी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। अभी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संडे को मैं जाता हूँ जैपनीज को पढ़ाने के लिए, पाक सुजुकी वालों के, तो जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार सब तो तुम्हें आती है ग्रामर, तो तुम मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, असल में तुम मुझसे सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, जो तुम्हारा हाजुका शीशा है, जो तुम्हारी झिझक है मैंने बस वो दूर करनी है तुम्हारी, बाकी तो इंग्लिश तो तुम्हें आती है। तो चाइनीज को याद रखिए, चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो बेझिझक है तो बोलते हैं। जैपनीज को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है लेकिन वो झिझक इतनी है उनमें कि वो बोलते नहीं है। आप उससे कहें व्हाट्स योर नेम, अब उसको एगो का इंग्लिश, माई नेम इज हाशिमोतो अब वो हाशिमोतो कहेंगे, वो जो हंस रहा है वो एक्चुअली हंस नहीं रहा, बल्कि आपसे एक्सक्यूज कर रहा है कि अगर मैंने गलत बोली है तो मुझे माजरत चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं है उनको बोलने में, परफेक्शनिस्ट नहीं है, और वो बोले परफेक्शनिस्ट हैं तो वो कहते नहीं मैंने गलत बोला होगा शायद, इसलिए वो ऑलरेडी आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। ओवर सेंसिटिव नेशन है जैपनीज।
तो उनको इंटरप्रेटर चाहिए। वो कहते हैं यार मैं सामने वाले से कोई डील कर रहा हूँ, कोई बिजनेस डील पे जा रहा हूँ, जिससे भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अगर मैं उसको अपनी बात सही से नहीं पहुंचा सका या उसकी बात मुझ तक प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाई तो मामला बनेंगे नहीं। वो कहता है भाई $150 $200 उसको दे दूंगा इंटरप्रेटर को, मगर मैं इंटरप्रेटर के थ्रू बात करूंगा। तो उसको इंटरप्रेटर चाहिए। और क्योंकि दुनिया में हर आदमी जो है वो जापान से बिजनेस करना चाहता है और जापानी को अंग्रेजी आती नहीं है या अंग्रेजी बोलता नहीं है, तो आपको इंटरप्रेटर चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बेरोजगारी का एक सैलाब आया हुआ है, जैपनीज लैंग्वेज के आप सिर्फ 3 लेवल पास कर लें, इसी मुल्क में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। मुझे पता है आप लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है, आप घर बैठ के फ्रीलांस काम करें। अब तो दुनिया सुधर गई है, बहुत सारी कंपनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आप ट्रांसलेट किए जाएं, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आप ट्रांसलेट किए जाएं, पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो बहरहाल, तो ये तो एक वजह हो गई कि जापानी ज़ुबान हमें क्यों सीखनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि जापानी ज़ुबान हम सीखें कैसे। देखिए, सबसे पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि ज़ुबान है क्या। लैंग्वेज इज नथिंग बट वोकेबलरी। लैंग्वेज और कुछ है ही नहीं सिवाय अल्फाज के ज़ख़ीरे। आपके सामने मिसाल है, कराची में तो हम लोग इस बात के आदि हैं, अफगानी आ जाता है। अब वो अफगानी आ गए, उसको कुछ नहीं आता, उसने 3-4 साल में सुन सुन के उसने वोकेबलरी जमा कर ली। उसको किसी ने, कोई स्कूल नहीं गया, कोई जापान हाउस का उसको किसी ने बताया नहीं, तो उसने कहीं से ग्रामर नहीं सीखी, वो उसने सुन के अल्फाज जमा कर लिए। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, खो हम जाती है, अभी हम जाती है, हम कल आती है। ठीक है, उसने क्या किया, आती है जाती कहां से उसको आया, सुन के वोकेबलरी जमा कर ली उसने। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लैंग्वेज क्या है, नथिंग बट वोकेबलरी। और वोकेबलरी का मीडिया क्या है, वोकेबलरी गेन करने का, इसका मेन मीडिया तो लिसनिंग है। आपकी मातृ जुबान कहां से सीखी आपने? कहीं ग्रामर तो सीखी होगी आपने, आप कहीं स्कूल गए होंगे, कोई ट्यूटर किया होगा, कुछ नहीं, खुद ब खुद आपको आ गई उर्दू, खुद ब खुद आ गई। फर्ज करें आप, मेरा बच्चा है, वो पैदा होता है जापान में या कोरिया में पैदा होता है, वो भाई उर्दू स्पीकिंग का बच्चा है, लेकिन जब वो ग्रो अप होगा उसको उर्दू नहीं आती, वो कोरियन बोल रहा होगा। क्यों? सुन के। लिसनिंग इज द मेन मीडिया टू गेट द वोकेबलरी, एंड वोकेबलरी इज द लैंग्वेज। ठीक है, अब वो जो अफगानी जो आता है, वो कहता है जी खो हम जाती है, हम कल आती है। उसकी वजह क्या है कि लैंग्वेज इज वोकेबलरी प्लस ग्रामर। ग्रामर और वोकेबलरी का मजमुआ है लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे, ये आपकी जुबान के अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं गा नहीं आज स्कूल जाऊं, कोई सेंस नहीं बन रहा, हालांकि अल्फाज हैं, आपकी जुबान के अल्फाज हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा? वोकेबलरी तो है, मिसिंग क्या है यहां पे? ग्रामर मिसिंग है। ग्रामर कहते हैं किसी भी अल्फाज को एक मखसूस तरतीब से रखने का नाम है ग्रामर। इन्हीं अल्फाज को अगर मैं लिख देता हूं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब सेंस बन गया। हालांकि वही अल्फाज है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अल्फाज तो मैंने रख दिए थे, लेकिन मैंने क्योंकि ग्रामर नहीं रखी थी, तरतीब प्रॉपर नहीं रखी थी, तो क्या हुआ, जुमले का सेंस नहीं बना। तो ग्रामर सीखने के लिए 2 तरीके हैं कि आप बहुत ज्यादा लिसनिंग करें या फिर आप द जापान हाउस ज्वाइन करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिसनिंग का तो माहौल ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, चारों तरफ हमारे जापानी है, तो हमें जो है वो वोकेबलरी भी मिल रही है, सुनने को भी मिल रहा है, ग्रामर भी मिल रही है, फिर हमारी ग्रामर ठीक भी हो रही है, ऐसा तो नहीं है। हमें मास्टर सिखाता है ना। मैंने कहा मम्मी पानी दे दो, ठीक है, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, मम्मी पानी दे दीजिए होता है, मम्मी पानी दे दो नहीं होता। ठीक है, लड़के ने कहा, बच्चे ने कहा मम्मी मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, स्कूल आप लड़के हैं, आप स्कूल जाती नहीं है, आप स्कूल जाते हैं। कहे मम्मी मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है ना। ये आपको टीचर कौन होता है, सबसे मेन टीचर आपका पहला टीचर कौन होता है, आपका उस्ताद, आपकी माँ होती है। ठीक है, तो घर से बच्चा जो है सीखता है और वो लैंग्वेज की ग्रामर सीख रहा है, खुद ब खुद अल्फाज जमा हो रहे हैं, सुन रहा है वो। ठीक है, रोटी को वो
रोटी, मम्मम, वो अल्फाज शुरू में उसको दिमाग में आ रहे हैं, वोकेबलरी जमा हो रही है, वोकेबलरी जमा होने के बाद उसको ग्रामर ठीक की जा रही है, तो वोकेबलरी प्लस ग्रामर। वोकेबलरी का रोल है 80% लैंग्वेज में, और ग्रामर ओनली 20%। मेरे पास ये अल्फाज ही नहीं है तो मैं इनको रखूंगा किस तरतीब से? मैं कहता हूं खो मैं जाती है, मैं कल आती है। अब उसके पास वोकेबलरी थी, उसने अपनी बात समझा दी। ग्रामर ठीक है, वो ग्रामर नहीं आती उसको, ये 20% मिसिंग कर रहा है वो, लेकिन 80% तो आता है उसको लैंग्वेज। उसने बता दिया आपको, खो हम जाती है, हम कल आती है। वोकेबलरी ने काम चला दिया उसका। अब वो जैसे ही वो कहता है कि खो हम जाती है, हम कल आती है, हम क्या उसको कहते हैं, हाँ खान ठीक है तू जा, हाँ तू जा, तू कल आना। हमने फौरन उससे तू तड़ाफ पे आ गए। क्यों? कि एक तो हमें ये पता चल गया कि ये यहाँ का लोकल बंदा नहीं है। दूसरा हमने कहा यार इसको क्या पता तू में और आप में क्या फर्क है, ठीक है हम चला दिएगा। तो आप जब लैंग्वेज प्रॉपर नहीं बोलते, विदाउट ग्रामर बोलते हैं आप, तो दो बातें होती हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ का लोकल बंदा नहीं है। नंबर 2 क्या होता है, वो आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता। तो आपको ड्यू रिस्पेक्ट लेने के लिए ग्रामर चाहिए, अदरवाइज 80% आपका काम चल रहा है। आप कितने पाकिस्तानी जापान में रह रहे हैं कि यार मैं तो ऐसी फरफर जापानी बोलता हूँ, जापानी हैरान हो जाता है, यार तूने कहाँ से सीखी? और जापानी छूटते आप उससे 2 जुमले बोलो ना जापानी में, होकर वो जो जिसने तुम बड़े माहिर हो। बेचारों का पोलाइट कौम है तो इनकरेज करती है, हमारे वाला खुश हो जाता है, अरे मैं जापानी कहता है वो जो जिसने, जब मैं बोलता हूँ जापानी वो ऐसा कहता है यार तू तो माहिर है। तो हमारे वाले चौड़े हो रहे होते हैं ना, बेचारों को ग्रामर का पता होता है, वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं जैसे अफगानी कराची में उर्दू बोल रहा होता है कि वो हम जाती है अभी हम कल आती है। हमारा वाला उस तरह जापानी बोल रहा होता और वापस आके अपने पाकिस्तानी को कहता अरे मैं तो ऐसी जापानी बोलता हूँ, जापानी घबराया था। वो जापानी घबरा जाता है, ये बात सही, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम चलते कि सब ये आपने जहन में रखना है, लैंग्वेज इज नथिंग। ये बड़ा फ्रेज मैं ज़्यादा बड़ा लिख के लगा दूँ कहीं, लैंग्वेज इज नथिंग बट वोकेबलरी। लैंग्वेज कुछ है ही नहीं, अल्फाज किसी भी लैंग्वेज के आप 5 से 10 हज़ार अल्फाज याद कर लें, बस आप उस लैंग्वेज में माहिर हो। अच्छा, अब हमारे पास मीडिया क्या है लैंग्वेज का, लिसनिंग, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, वो टारगेट हमारा है वोकेबलरी, ठीक है। तो टारगेट हमें अचीव करने के लिए क्या करना है कि हमें लिख के अल्फाज याद करने। लिसनिंग से तो हो नहीं रहे, तो हमें लिख के याद करने अल्फाज। अब लिखने के लिए भाई हम किस में लिखें, तो हमें जापानी जुबान के अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे। अच्छा, वो कहते हैं नहीं यार मुझे, बहुत से लोग हैं यार मुझे इतना कोई मैंने साइंटिस्ट नहीं बनना, मैं कोई जापानी जुबान का कोई टीचर नहीं बनना, मुझे बस सिंपली लोगों से बातचीत करने के काबिल हो जाऊँ, इस काबिल बना दूँ। मैं कहता हूँ नहीं, फिर भी आपको हिरागाना तो सीखनी। कहते सर हमें लिखना पढ़ना सीखना ही नहीं, हमें बस सिर्फ बोलना सीखना है। मैं कहा हाँ आपको बोलना सीखना होगा, लेकिन जब तक आपको, अगर आप मेरे पास उर्दू सीखने आते हैं और मैं कहूँ कि जनाब मेरा बड़ा भाई बहुत स्मार्ट है, ठीक है, मैंने आपको उर्दू में बता दिया ना मेरा बड़ा भाई बहुत स्मार्ट है, आपने लिख लिया जी मेरा बड़ा भाई बहुत स्मार्ट। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, मेरा बड़ा भाई बहुत स्मार्ट है। तो आपको उर्दू की रूह का ही नहीं पता लगेगा, आपको उर्दू की बेस का ही नहीं पता कि उर्दू में अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आप कैसे सीख लेंगे उर्दू? तो उर्दू अगर आपने सीखनी है तो पहले आपने अलीफे पे से सीखनी होगी, और अगर आपने जापानी जुबान बोलना ही सीखनी है तो भी आपको अल्फ़ाबेट जापानी जुबान के आने चाहिए। तो हम चलते हैं, पहला यानी मतलब क्या हुआ कि अब हमें अल्फ़ाबेट्स पे बात आ गई कि हमें पहले अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं। याद रखिए अल्फ़ाबेट हम क्यों सीख रहे हैं, हमें वोकेबलरी चाहिए, अल्फाज चाहिए हमें। और अल्फाज कहाँ से मिलेंगे, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनेंगे, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस इज द लैंग्वेज, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो है जापानी जुबान में 3 तरीके से लिखे जाते हैं। पहला तरीका है हीरागाना, दूसरा तरीका है काताकाना। अब इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए इंग्लिश में लिख रहा हूं कि जापानी जुबान में टे, डाल और लाम का साउंड ही नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, हमको पढ़ते हैं काठा खाना। ये कैटा काना नहीं है, ये काता काना है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी उर्दू हिंदी जो है बड़ी गिराई है, ख़ासतौर पर उर्दू में बहुत गिराई है। हिंदी में जो है वो कसम नहीं बोल सकते, गज़ल नहीं बोल सकते, वो कहें गज़ल,
ठीक है। गज़ल बोलो, कहीं गज़ल। वो हमारे एक शायर थे, शायद मैंने आपको सुनाया होगा, जलील रिजवी उनका नाम था। वो पाकिस्तान के शायर थे और वो मुशायरा पढ़ने के लिए वहाँ गए इंडिया में। तो उनके बराबर वाले दोस्त ने कहा कि जब उनकी बारी आने वाली थी, तो उनके बराबर वाले दोस्त ने कहा कि आज ये हिंदू आपको जलील करके छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं करेगा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा नहीं करेगा। उनका देखिएगा, अभी आप स्टेज पे जब आपको बुलाएंगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, जीम को जाल पढ़ते हैं, जाल को जीम कर देते हैं। तो इनका नाम था जलील रिजवी, तो इनके दोस्त ने कहा आज ये आपको जलील रिजवी कहेगा। तो इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा नहीं कहेगा। अच्छा खैर, ये जब इनकी बारी आई तो कहा कि जी आज मैं बुलाता हूँ जलील रिजवी साहब को कि वो शायरी अपना गज़ल सुनाए। ये सुना के चले गए। जब ये जाके बैठे, उनका यार ये तो कमाल हो गया, आपने इन्होंने आपका नाम कैसे सही ले लिया? कह रहे मैंने खुद जलील रिजवी लिखवाया था। समझे ना? तो बात ये प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापानी जुबान में टे, डाल और लाम के साउंड्स नहीं। चलिए, तो हम हिरागाना, कताकाना और तीसरी हो गई कांजी या खांजी। अच्छा, ये हमारी जुबान में गिराई है कि हम जो है वो का और खा है हमारे पास, ता और ठा है, ता और था है। जापानी को नहीं पता कि ता कहाँ बोल रहा है वो और था कहाँ बोल रहा है। वो कहाँ का बोल रहा है, कहाँ खा बोल रहा है, उसे नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि लिखते कांजी हैं लेकिन वो बोलते खांजी हैं। ठीक है। तो ये जब आप, अब ये कैसे सीखेंगे आप? जब आप जापानी सुनेंगे, लिसनिंग आपको सिखाएगी कि कहाँ खा बोलना है और कहाँ का बोलना है। अगर आप का भी बोल दें, का को खा भी बोल दें, खा को का भी बोल दें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एक ही बात। ठीक है। हिरागाना, कताकाना और खांजी। अब हम चलते हैं जनाब पहले स्टेप से। हिरागाना क्या है? हिरागाना बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसा कि हर लैंग्वेज में होते हैं। हमारे अलिफ बे पे तेटे से है, इंग्लिश में या फ्रेंच में या रोमन हमें कहना चाहिए, रोमन में ABCD है, और हिंदी में अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। हर जुबान के अपने अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जापानी जुबान के बेसिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हिरागाना है। वो ये बेसिक 46 अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर इनको मिला के कुछ मजीद अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, फिर कुछ और बनते हैं। तो इसके हिरागाना के 3 चार्ट हैं। पहला चार्ट जो है वो 46 अल्फ़ाबेट्स का है। तो टोटल हिरागाना के 46 अल्फ़ाबेट्स आप कह लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? कताकाना। अब ये कताकाना क्या बोला है आप? ठीक है। जब हिरागाना बेसिक अल्फ़ाबेट हो गए तो कताकाना क्या मुसीबत? देखिए, हर जुबान में गैर मुल्की अल्फाज आ जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम अक्सर कहते हैं यार मैं कॉलेज से लेट हो गया। ठीक है। वो एक्सीडेंट की वजह से जो है ट्रैफिक जाम था। एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम था। एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम था, या मैं कॉलेज से लेट हो गया। ठीक है। अब हमारी जुबान में ये गिराई है कि हम हर जुबान, दूसरी जुबान के अल्फाज को बड़े आराम से समो लेती है हमारी जुबान, क्योंकि हमारे यहाँ सारे प्रोनाउंसिएशन है। एक्सीडेंट हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी जुबान में हमने ले लिया। ट्रैफिक जाम, ये बहुत शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बात हैरानी की होगी, ट्रैफिक हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है। जी, ट्रैफिक और जाम हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है। ट्रैफिक जाम जो है वो इंग्लिश का लफ्ज़ है। जाम हमारे यहाँ तो जाम वो है जाम पे जाम पिया और क्या हुआ। इसी तरह मैं कॉलेज से लेट हो गया, कॉलेज हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है। हम जब इसको लिखते हैं तो कॉलेज होता है, फिर भी हम कॉलेज को कॉलेज लिख देते हैं और उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। लेट हो गया, लेट भी हमारी जुबान का लफ्ज़ नहीं है। हमारी जुबान में लेट कुछ और होता है। पहले भी सुना चुका हूँ शेर आपको कि मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तू भी ग्रेजुएट, इल्मी मुबाहिसे हो, ज़रा पास आ गए लेट। तो हमारे यहाँ लेट जो है वो कुछ और होता है, लेकिन हमने उसके अंग्रेजी के लेट को अपनी जुबान में समो लिया। जापानी इस मामले में थोड़ा सा कंजर्वेटिव है जी, कंजर्वेटिव। ठीक है। क्यों? वो कहता है नहीं, जो हमारी जुबान के अल्फाज नहीं है, या जो हमारे ज़ुबान के अल्फाज नहीं है, या जो हमारे ज़ुबान के नाम नहीं है, उनको हम हिरागाना में नहीं लिखेंगे। उनको लिखने का उन्होंने थोड़ा सा दूसरा तरीका बनाया, और उस तरीका लिखाई को, उसका नाम उन्होंने रखा काताकाना। ठीक है। काताकाना और हिरागाना में कितना फ़र्क है, यूँ समझ लें कि अगर मैं एक्सीडेंट को जो है वो यूँ करके लिख दूँ,
तो आपको देखने में लग रहा है कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट है। तो बस इतना ही फ़र्क होता है हिरागाना कताकाना में। उन्हीं अल्फाज को थोड़ा सा रीशेप करके उसका नाम कताकाना रख दिया है। तो देखने वाले को एक नज़र में पता चल जाता है यार ये अल्फाज हमारी ज़ुबान के नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, किस तरह लिखा जाएगा? नहीं, वो तो मुझे पता है। जापानी में लिखना हो तो किस तरह लिखा जाएगा? हिरागाना में, कताकाना में, खांजी में? कताकाना में लिखा जाएगा। आप क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? असद। कौन सी जुबान में लिखा जाएगा? जुबान तो सॉरी जापानी रहेगी, लिखने का तरीका क्या होगा? हिरागाना, कताकाना या खांजी है? नहीं, खांजी की तो अभी बात ही नहीं की ना हमने, खांजी की बात बाद में करते हैं। कताकाना में होगा। अच्छा जी, मैंने टोरंटो लिखना है, किस में लिखूंगा? हिरागाना में। क्यों? कताकाना में लिखूंगा। टोक्यो लिखना है, टोक्यो हिरागाना, क्योंकि टोक्यो तो जापान का वर्ड है। ठीक है, अच्छा जापान का वर्ड है, हम उसको टोक्यो टोक्यो करते हैं इसलिए कि हमने टोक्यो लिया है अमेरिका से या बर्तानिया से। असल में टोक्यो नहीं है बल्कि ये टोक्यो है। उर्दू में जब कभी लिखा जाता था हमारे बचपन में इस तरह लिखा जाता था, तोए से लिखा जाता था, टोक्यो। फिर हमने जो है वो बर्तानिया के पक्के गुलाम बन गए, और अब तो बर्तानिया के भी गुलाम नहीं है। अब किसके गुलाम है मैं नहीं कह सकता, ये गुलाम की इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो बताए कि उसके मालिक का नाम क्या है। ठीक है, तो नए मालिक का नाम क्या है? बस ये इशारे के लिए काफी पड़ोसी है वहाँ। इशारे का। ठीक है, तो ये जो है समझ में आ गया आपकी कि जो गैर जापानी नाम है या गैर जापानी अल्फाज है उनको लिखने के लिए कताकाना यूज करते हैं। उसके बाद है खांजी। अब खांजी क्या है? खांजी को अगर मैं खांजी में ही लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा या कुछ भी नहीं समझ में आएगा? ये लिखा हुआ है खांजी। अब खांजी असल में ये खान है और ये है जी। खान का मतलब है चाइनीज और जी का मतलब है कैरेक्टर्स। चाइनीज कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ये अल्फाबेट्स नहीं, ये कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर क्यों कहलाते हैं, अल्फाबेट्स क्यों नहीं, और इनको खांजी क्यों कहते हैं, ये अभी हम इसकी बात करते हैं। चाइनीज जो है दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक है। कहते हैं 3500 साल पहले लिखना शुरू किया गया। हाँ जी, तो जब चाइनीज ने 3.5 साल पहले लिखा, उसने आदमी जा रहा है देखा, उसने तो आदमी बना दिया। उसने देखा आग जल रही है, उसने यूं करके आग बना दी। उसने देखा बारिश हो रही है, उसने यूं करके बारिश बना दी। उसने देखा दरिया बह रहा है, उसने यूं करके दरिया बना दिया। उसने पहाड़ देखा, उसने यूं करके पहाड़ बना दिया। ठीक है, तो उसने चांद देखा, उसने यूं करके चांद बना दिया। तो ये 3500 साल पहले चाइनीज ने लिखना शुरू किया और धीरे 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 वो इंसान शऊर पाता गया और फिर इन चीज़ों को शेप बेहतर होता रहा। और अब लिखने में जो है हमें इंसान लिखना होता है तो हम यूं लिख देते हैं, आग लिखना होता है तो हम यूं करके आग लिख देते हैं, बारिश लिखना होता है तो आज का चाइनीज जो है वो यूं लिखता है, दरिया लिखना होता है तो ये यूं कर दिया, पहाड़ लिखना होता है तो ये कर दिया, चांद लिखना होता है तो ये कर दिया। ठीक है जी, तो ये अब चाइनीज कैरेक्टर्स हो गए। ये कितने थे शुरू में जब मास्टरमाइंड्स ने बनाए? उस वक्त 40,000 थे, फिर 40,000 से कम करके 30,000 किए, 30,000 से कम करके 20,000 किए, 20,000 से कम करके 16,000 किए, 18,000 किए। अब जो है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कम से कम जो है वो 8,000 खांजी कैरेक्टर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 आने चाहिए। तो 8,000 से 12,000 खांजी कैरेक्टर्स जो है वो जापानी बच्चा जो है, जापानी तालिब इल्म जो है वो 6 साल में सीखता है। 6 साल तक वो बचपन से जो पढ़ता है वो खांजी पढ़ पढ़ के 8,000 खांजी कैरेक्टर्स पढ़ता है। जापानी ज़ुबान के उन्होंने 5 लेवल बना दिए। सबसे बेसिक लेवल है N5, फिर है N4, फिर है N3, फिर है N2, फिर है N1। ठीक है, तो ये 5 लेवल हैं। अब पहले लेवल बेसिक लेवल पे इन्होंने कहा है कि जनाब 500 खांजी कैरेक्टर सीख लो, उसके बाद 1500 और सीख लो N4 पे, फिर आप 2-2 हज़ार करके आपने 3 लेवल और कर लिए। इस तरह आप टोटल 8,000 खांजी कैरेक्टर्स पे पहुंच गए। तो टोटल आपने 8,000 खांजी कैरेक्टर्स करने हैं। अगर आपने जापानी ज़ुबान में मास्टर होना है तो आपको कम से कम 8,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 कैरेक्टर्स आने चाहिए। सर मैं कैसे सीखूंगा सर 8,000 12,000? अब हमें तो कहते हैं वो अली बे पे सुनाओ, वो 5 मिनट में सुना देते। अब अगर मैं आपसे कहूँ चलो जी खांजी सुनाओ
तो आपके 8000 खांजियाँ मुझे एक वक्त में सुनाएंगे नहीं। ये 8000 खांजियाँ आनी चाहिए का मतलब ये है कि 8000 खांजी कैरेक्टर्स आपको पढ़ने लिखने आते हो, कि जब आपके सामने आए तो आपको पता हो कि उसे क्या पढ़ा जाता है, और जब आपको लिखना हो तो आपको लिखना। तो अब लिखना भी जापानी जो है वो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, तो लिखना का भी अभी होता है कि ना वो आपने हिरागाना में लिखा और उसको एंटर किया तो वो उसकी खांजी हमने खुद कर दिया उसको, उसके खांजी कैरेक्टर्स जो है वो देता रहेगा, जो सा भी आपको लिखना है उसको सेलेक्ट कर लिया आपने दोबारा। तो बेसिक आपको हिरागाना सीखना है, उसके बाद आपने खांजी सीखने। तो खांजी कैरेक्टर्स शुरू में जब आप 500 सीख लेते हैं तो आपको एक लॉजिक बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने 10 मंजिला इमारत बनानी है तो आप उसकी बेस जो है वो खूब मजबूत बनाते हैं ताकि ऊपर इमारत जाए। तो आप अगर 500 पूरे खांजी कैरेक्टर्स N5 के सीख लेते हैं, फिर आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है, और N4 में आपको जो खांजी जो है वो आसान लगने लगती है, ठीक है। तो ये टोटल इंट्रोडक्शन था जापानी ज़ुबान के बारे में, और हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि हिरागाना कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो खांजी के बारे में कोई सवाल आपके जहन में नहीं है? ये किताब पाकिस्तान में अगर हमने कोई किताब लेनी है इससे पहले अंग्रेजी में या उर्दू में क्या दस्तयाब है, कैसे मिल सकती है? हाँ, अब तो किताबों का ज़माना नहीं है, अब तो सब कुछ PDF पे आ गया है, तो किताबें मैं भी आपको बहुत सारी बुक्स दे सकता हूँ, लेकिन उर्दू में किसी किताब को मत टच कीजिएगा प्लीज़। क्योंकि उर्दू में अभी तक जितनी भी किताबें मार्केट में आई हैं वो सब नीम हकीम है, और उनको बस एक ये प्राउड फील करने के लिए या अपने आप को लोगों को बताने के लिए मैंने जापानी में किताब लिखी है। वो एक साहब से मुझे बड़े फ़ख्र से जनाब मैं पहला आदमी जिसने जापानी ज़ुबान की किताब उर्दू में लिखी। मैंने कहा क्या बात है साहब आपकी। वो जो मैंने किताब देखी तो इंतहाई नाक़िस किताब, उसमें इतनी गलतियाँ कि सर आप ही लिख देना। अब ज़माना नहीं रहा ना, अब ज़माना तो देखे ना लोग आगे। हाँ, अच्छा फिर ये कि जापानी ज़ुबान को अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो उसमें आपको बड़े पेश ज़बर ज़ेर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे टोक्यो अगर मैंने लिखना है तो अब इसको ये टोक्यो भी पढ़ा जा सकता है, टोक्यू भी पढ़ा जा सकता है, टूक्यो भी पढ़ा जा सकता है, तो उसके ऊपर मुझे पूरे आराब लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो पूरा वो उर्दू कम और अरबी ज़्यादा लगेगी। तो मेरा ख्याल है कि अब अंग्रेज़ी हमारे लिए कोई ऐसी फॉरेन लैंग्वेज तो रही नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए उसका बेहतरीन नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक नेमुल बदल है कि आप उसको रोमन में लिख लें। जी हाँ एग्जैक्टली जी हाँ, वो हम उर्दू हिंदी बोलने वाले बहुत जल्दी जापान में जो जाते हैं वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं लैंग्वेज को, और हमारे मुकाबले में यूरोपियन और अमेरिकन जो है वो बहुत ही माठे होते हैं, क्योंकि उनके पास तलफ़ुज़ नहीं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए जापानी ज़ुबान का तलफ़ुज़ बहुत आसान है, लेकिन लिखने में हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें उसके ऊपर फिर आराब लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात, ठीक है। हम ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, जापानी ज़ुबान का इंट्रोडक्शन आज सबको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं फिर।